पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथककरण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, डैश या विचारधारा सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कौन सी जो है शिक्षा या विचारधारा देती है? पहले है मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुत सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसमें भी हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अगला देखते हैं, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को जो है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसमें पूछा गया नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं परस्पर क्रिया, कंठस्थ एवं स्मरण। तो इसमें से ये तीनों जो है मुख्य प्रक्रिया है, जबकि कंठस्थकरण एवं स्मरण रटने पे हमें बल नहीं देना। तो इसमें पूछा गया था नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसमें देखते हैं हम, मिलान करना है हमको, प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, ये नहीं होता है, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं, आसानी से विचलित होने की आदत होती है, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो शीघ्रता से सीखने, तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनके अंदर होती है। अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबल्ड देख लेते हैं। इसमें लैक रीडिंग फ्लुएंसी, उनको धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है। सृजनात्मक जो होते हैं, क्रिएटिव माइंड के बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सृजनात्मक जो होते हैं मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, अगला देखते हैं, अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, ADHD। तो ADHD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो देख लेते हैं, अटेंशन हो जाएगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें हो जाएगा अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम जो हो जाएगा, इसमें जो है आसानी से विचलित होने की आदत इनके अंदर होती है, आसानी से विचलित हो जाते हैं ये बालक। तो इसमें जो है इसका जो सी हो जाएगा। हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का डी हो जाएगा, फिर दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का ए, तीसरे का हो जाएगा बी, चौथे का जो है सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों की गलतियां हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की गलतियां जो होती है वो अधिगम का एक भाग होती हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यापारिक व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया,
अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाठ्यपुस्तक से एक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यही थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सो पहल का व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये होता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो परिवार जो होता है प्राथमिक सामाजिकरण होता है और विद्यालय जो होता है द्वितीय सामाजिकरण होता है, द्वितीयक होता है। प्राथमिक जो है परिवार होता है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला देखते हैं, जेंडर पूछा गया, जेंडर क्या, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक आर्थिक अवधारणा है, यह एक जैविक निर्धारा है। तो जेंडर जो होता है एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। तो संवेगात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक एवं सो, शारीरिक व्यक्ति आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, या शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसमें से हो जाएगा विकास का सही आयाम शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक हो जाएगा। इसे हम याद कर लेंगे पीसीएसई से याद कर लेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में देखना है, बुद्धि अनुभव के परिणाम रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। या बुद्धि बहुआयामी, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है, बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। अगला देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की जब आ जाएगा तो हम जान जाएंगे सामाजिक गतिविधि है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषता करता है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था तो ये होती है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष थी, और जो है संवेदीगामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसके ऑप्शन देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में। तो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म तक होता है, स्थूल से सूक्ष्म चालक। अपरिष्कृत या स्थूल चालक विकास या सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत। इसमें हो जाएगा ग्रास मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण, तो हो जाएगा किशोरावस्था जो है वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहा है, प्राइवेट स्पीच बोला, जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। और जो है जीन पियाजे जब पूछा जाएगा तो अहम केंद्रित हो जाएगा, जीन पियाजे जब पूछा जाएगा तो अहम केंद्रित, इसे जो है लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता। अगला देखते हैं, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रोगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है या जेंडर सिद्धांत करता है, जेंडर प्रासंगिकता, विकास, जेंडर पहचान। तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंग विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना या किसी विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए, ना कि उनकी उपेक्षा करना चाहिए, ना कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, सब निगेटिव ऑप्शन है। तो देख लेंगे यही, उन्हें जो बच्चे एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में शुरुआत में जो बच्चे अपने साथ अनुभव लेके आते हैं उन्हें शामिल करना और उन्हें उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक बच्चों तक प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा जो है 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP।